हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग FY UGP सेमेस्टर 2 सेशन 2022 से 26 वालों के लिए CC6 यानी कॉमन कोर्स 6 ग्लोबल सिटीजनशिप एडुकेशन का काफ़ी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह प्रश्न सभी यूनिवर्सिटी वालों के लिए है, चाहे आप BA BSc या BCom के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलते हम लोग समय को बर्बाद किए बिना आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न है वैश्विक शासन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह से प्रश्न जो रहता है पूरे यूट्यूब चैनल में आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो आप यहीं पूरी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको जो भी समस्या है आपका यहीं हल हो जाए, ठीक है। तो वैश्विक शासन की अवधारणा को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे वैश्विक शासन को, तभी हम लोग उसकी अवधारणा को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वैश्विक शासन। जिस प्रकार से एक राज्य और देश को चलाने के लिए एक सरकार होती है, ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण विश्व में विभिन्न देशों के बीच कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक शासन होती है, जिसे वैश्विक शासन कहा जाता है। तो यहाँ हम लोग आराम से समझते हैं। जिस प्रकार से हमारा एक राज्य है, एक देश है, वहाँ विभिन्न प्रकार के कानून व्यवस्थाएं लागू होती है। एक सरकार होती है, उसे कानून व्यवस्था को लागू करती है, उसको सभी लोगों को मानना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण विश्व में विभिन्न देशों के बीच एक कानून व्यवस्था होती है, एक शासन व्यवस्था होती है, एक शासन होती है, एक नियम होता है जिससे संपूर्ण विश्व को मानना होता है। उसे ही वैश्विक शासन कहा जाता है। यानी वैसा शासन जो संपूर्ण विश्व के लिए हो, वैश्विक शासन कहलाता है। तो वैश्विक शासन या ग्लोबल गवर्नेंस के जितने भी समस्याएं मुद्दे होते हैं, उसको केवल एक राज्य या देश सॉल्व नहीं कर सकता है, बल्कि उसके समाधान के लिए संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों को सामने आना पड़ता है, तभी उसका समाधान हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम लोग उदाहरण के द्वारा समझेंगे, तब हम लोग इसे आसानी तरह से समझ पाएंगे। तो पहला उदाहरण हमारा है जलवायु के परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरा हमारा है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तीसरा नंबर में है विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक शासन का एक प्रमुख संस्थान है। यानी जितने भी संस्थाएं हैं वे वैश्विक शासन बनाए रखते हैं। यदि जलवायु से रिलेटेड, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसे IPCC सॉल्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध से संबंधित कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो उसे ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट सॉल्व करेगा। और विश्व व्यापार से संबंधित कोई भी समस्या उत्पन्न होगी तो उसे विश्व व्यापार संगठन सॉल्व करेगा। इसके अलावा अन्य बहुत सारे संगठन होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने उदाहरण के लिए केवल 3 ही दिया है। यानी जितने भी यहाँ हो गया IPCC, ICC, WTO, ये सभी वैश्विक शासन के प्रमुख संस्थान है और यही संपूर्ण विश्व में शासन व्यवस्था को लागू करता है। तो यह हमारा था वैश्विक शासन और इसके कुछ संस्थान। तो इसको देख लीजिए, आगे हम लोग और अच्छी तरह से इसे समझेंगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम लोग देंगे वैश्विक शासन की अवधारणाएं। तो यहाँ हम लोग आराम से समझते हैं, ठीक है, तभी हम लोग इसे समझ पाएंगे। वैश्विक शासन की अवधारणा को किसी ऐसी विषय से जुड़ी घटना, विचार, विकल्प या विषय के रूप में परिभाषित किया जाता है जो वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व के लिए उपयोगी होती है। इसके अंतर्गत वैसी समस्याओं या मुद्दों को रखा जाता है जिसका समाधान अकेले एक राज्य अथवा देश नहीं कर सकता है, बल्कि इसके लिए संपूर्ण विश्व की आवश्यकता होती है। तो वैश्विक शासन की अवधारणा को एकदम आराम से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें जितने भी समस्याएं मुद्दे होती है उसे एक राज्य देश नहीं सॉल्व कर सकता, बल्कि संपूर्ण विश्व को आने की आवश्यकता होती है। आगे हम लोग देखते हैं। इसी को देखते हुए वैश्विक शासन की मुख्यतः 2 अवधारणाएं दी गई है जो इस प्रकार से है। तो वैश्विक शासन की 2 अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं को हम लोग देख लेते हैं। तो 1 नंबर में हम लोग देंगे भूमंडलीय अथवा प्राकृतिक स्तर की अवधारणा। तो इसे हम लोग देख लेते हैं। इस अवधारणा के अंतर्गत भूमंडलीय अथवा प्राकृतिक स्तर की समस्याओं या मुद्दों को रखा जाता है। तो जो भूमंडलीय प्राकृतिक स्तर की अवधारणा है, इसके अंतर्गत प्राकृतिक स्तर यानी भूमंडलीय स्तर की समस्याओं मुद्दों को रखा जाता है। पिछले लगभग 50 वर्षों में विश्व के प्रमुख देशों में हुए तीव्र आर्थिक विकास ने अनेक भूमंडलीय स्तर की समस्याओं को जन्म दिया है। यही समस्याएं वर्तमान में भूमंडलीय स्तर के वैश्विक शासन की श्रेणी में आता है। तो जो हमारा बीत गया 50 वर्ष बीत गया, उसी के दौर में कुछ देशों ने इस प्रकार से आर्थिक विकास किया, इस प्रकार से औद्योगिक विकास किया कि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। और वही समस्याएं आज के समय में पूरे विश्व के लिए एक गहरी गंभीर चुनौती बन गई है, एक गंभीर समस्या बन गई है। मतलब जो भी समस्या उस समय उत्पन्न हुई, वही समस्या आज के दौर में भूमंडलीय स्तर के वैश्विक शासन की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो इसे हम लोग उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं।
उदाहरण के लिए भूमंडलीय तापन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण अवनयन, वनोन्मूलन तथा ओजोन परत का विलुप्तीकरण भूमंडलीय स्तर के अंतर्गत वैश्विक शासन के मुद्दे हैं। तो जो भूमंडलीय तापन है उसके लिए कोई एक देश जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए संपूर्ण देश जिम्मेदार है, पूरे विश्व जिम्मेदार है। ठीक है, तो यदि भूमंडलीय तापन की प्रक्रिया होती है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया होती है, तो यह पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये हमारा वैश्विक शासन के अंतर्गत आएगा। जलवायु परिवर्तन, यदि जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया होता है तो इसके लिए पूरा विश्व पर प्रभाव पड़ेगा, तो ये वैश्विक समस्या हो गई। पर्यावरण अवनयन, वनोन्मूलन, इसी प्रकार से ओजोन परत का विलुप्तीकरण, तो जो ओजोन परत का क्षय होता है या विलुप्तीकरण होता है तो उसके लिए पूरा देश यानी पूरा विश्व जिम्मेदार होता है। ठीक है, कोई एक देश जिम्मेदार नहीं हो सकता है और इसे केवल वैश्विक शासन ही सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पहला अवधारणा हमारा क्या था? भूमंडलीय अथवा प्राकृतिक स्तर की अवधारणा। ठीक है, इसके अंतर्गत प्राकृतिक को क्षति पहुंचेगा यानी प्राकृतिक स्तर पर समस्याएं उत्पन्न होगी। तो यह हमारा पहला अवधारणा था, इसे नोट कर लीजिए। दूसरी अवधारणा की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा अवधारणा हमारा है मानवीय स्तर की अवधारणा। तो इसे हम लोग देखते हैं। इस अवधारणा के अंतर्गत वैश्विक मुद्दों के लिए मानव के अलावे अन्य कारक जिम्मेदार नहीं होते हैं, अर्थात अधिक कुछ गतिविधियों को मानव नहीं करता है तो ऐसी वैश्विक समस्याएं लगभग ना के बराबर उत्पन्न होती है। तो जो मानवीय स्तर की अवधारणा है इसके अंतर्गत जितने भी वैश्विक समस्याएं उत्पन्न होती है, वैश्विक मुद्दे उत्पन्न होती है, इसके लिए मानव ही जिम्मेदार होता है और इसका जितना भी प्रभाव पड़ेगा वह मानव पर ही प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा अवधारणा था, मानवीय स्तर की अवधारणा। इसे हम लोग उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए आतंकवाद, सीमा विवाद, रंग भेद, धर्मांधता, मानव तस्करी, इसके अलावा वैश्विक व्यापार से संबंधित कुछ मुद्दे इत्यादि। तो यदि आतंकवाद की घटना होती है तो इसके लिए मानव ही जिम्मेदार है। यदि यह इन समस्या को यदि आतंकवाद की जो प्रक्रिया है उसे मानव नहीं करेगा तो आतंकवाद की समस्या उत्पन्न होगा ही नहीं। सीमा विवाद, ठीक है, जो एक देश दूसरे देश से लड़ता है, यानी जैसे भारत और पाकिस्तान में हमेशा सीमा विवाद होते ही रहता है, भारत और चीन में होते ही रहता है, तो इस प्रकार से अन्य बहुत सारे देश हैं जहाँ सीमा विवाद होते ही रहता है। यदि वह देश, वहाँ के लोग इन समस्याओं से मतलब ध्यान ही ना दे तो इस तरह की समस्या उत्पन्न होगा ही नहीं। ठीक है, धर्मांधता यानी धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया, रंग भेद यानी कोई काला है कोई गोरा है उसके आधार पर भेदभाव किया जाता है, मानव तस्करी यानी मानव का खरीद बिक्री किया जाता है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती है वह मानव ही खुद उत्पन्न करता है और उसका प्रभाव मानव पर ही पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा अवधारणा था, मानवीय स्तर की अवधारणा। आगे हम लोग और देख लेते हैं इसे। इन सभी समस्याओं के लिए प्रमुख रूप से मानव ही जिम्मेदार होते हैं। ये सभी समस्याएं वैश्विक शासन का एक प्रमुख मुद्दा है जिसका समाधान संपूर्ण विश्व आगे आकर कर सकता है। तो जितने भी समस्या मैंने बताया, आतंकवाद, सीमा विवाद, रंग भेद, धर्मांधता, मानव तस्करी, ये सभी समस्याएं के लिए मानव ही जिम्मेदार होता है। ठीक है, और इन समस्याओं का जो समाधान है वह वैश्विक शासन ही कर सकता है। तो यह हमारा दूसरा अवधारणा था, मानवीय स्तर की अवधारणा। इसे नोट कर लीजिए, आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे जो हमारा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देंगे, वैश्विक शासन की आवश्यकता या महत्व। तो वैश्विक शासन की अवधारणा को आप समझ गए, इसकी आवश्यकता को भी आप समझ लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। वर्तमान में विश्व के समक्ष आतंकवाद, सीमा विवाद, रंग भेद, धर्मांधता, मानव तस्करी, भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण अवनयन, वनोन्मूलन तथा विलुप्त होती प्रजातियां, इसके अलावा ओजोन परत का क्षय आदि जैसे काफ़ी गंभीर चुनौतियां हैं। अतः इन चुनौतियों से छुटकारा पाने के लिए ही हमें वैश्विक शासन की काफ़ी आवश्यकता है। यानी जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे आतंकवाद है, सीमा विवाद है, रंग भेद है, धर्मांधता है, मानव तस्करी है, भूमंडलीय तापन है, जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया है, ओजोन परत का क्षय हो रहा है, कुछ प्रजातियां ऐसी है जो उसका विलुप्त हो रहा है। मतलब इन चुनौतियों से बचने के लिए, इनका समाधान के लिए वैश्विक शासन जो है उसके लिए हमारे जीवन में मतलब काफ़ी महत्व है, इसकी हमें काफ़ी आवश्यकता है। तभी हम इन समस्याओं से बच सकते हैं और जो मानव का जीवन है वह काफ़ी सुखमय हो सकता है, यानी मानव का अस्तित्व काफ़ी लंबे समय तक बच सकता है। तो यह था वैश्विक शासन की आवश्यकता, इसे भी आप समझ गए होंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे दूसरे को भी शेयर कर दीजिए ताकि वह भी इसे काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।